इस दुनिया के अंत में जब मैं सबसे ताकतवर इंसान बन गया जिसे कोई हरा नहीं सकता, तो मुझे लगा कि अब सब ठीक है। मैंने सोचा क्यों ना अब घर बसाने के लिए लड़की ढूंढी जाए। मैंने कुछ मुलाकातें तय की, पर तभी एक गड़बड़ हो गई। वे सभी लड़कियां मेरे घर के बाहर आ पहुंची। समस्या ये नहीं कि वे सुंदर हैं, समस्या ये है कि वे सब की सब चलती फिरती तबाही हैं जो पल भर में दुनिया खत्म करने की ताकत रखती हैं। अब मैं एक तरफ अपनी जान बचाऊं या इनसे शादी करूं? दोस्तों, तो चलिए इस जबरदस्त नई कहानी को शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 2030 में दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। आसमान में एक जोरदार धमाका होता है और पूरी दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हो जाता है। एक विशाल सुनहरी रोशनी आसमान से धरती पर गिरती है, जिसके बाद हर इंसान के पास अमर होने और शक्तियां हासिल करने का मौका आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी आम आदमी की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता। हम एक ऑफिस का नजारा देखते हैं जहां बॉस अपने कर्मचारियों पर बुरी तरह चिल्ला रहा है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें घर खरीदने के लिए ज्यादा देर तक काम करना होगा, शादी करने के लिए पैसा चाहिए, बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने के लिए और भी ज्यादा पैसा चाहिए। अगर देर से आओगे तो पैसे कटेंगे और जल्दी जाओगे तो और भी ज्यादा पैसे कटेंगे। वो साफ कह देता है कि जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम्हें बस काम करते रहना है, बिल्कुल एक मशीन की तरह। तभी हमारी कहानी के नायक का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में फट पड़ता है और अपने बॉस को करारा जवाब देते हुए चिल्लाता है, तेरी ऐसी की तैसी, मैं एक इंसान हूं, कोई बोझा ढोने वाला जानवर नहीं। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। जैसे ही वो ये फैसला लेता है, अचानक उसके साथ कुछ अद्भुत होता है। उसके शरीर के चारों तरफ हरी रंग की रहस्यमयी आग जलने लगती है और उसके आसपास खोपड़ियां मंडराने लगती हैं। उसे प्रेत साधक यानी आत्माओं की शक्ति मिल जाती है और उसका शरीर हवा में उठने लगता है। ये उसकी साधारण जिंदगी का अंत और एक नई ताकतवर शुरुआत थी। इसके बाद दुनिया का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। जिन लोगों को ताकत मिली, उन्होंने संसाधनों पर कब्जा करने के लिए कमजोरों को मारना शुरू कर दिया और चारों तरफ कत्लेआम मच गया। हम देखते हैं कि हमारा नायक और उसकी साथी अब हवा में उड़ रहे हैं और उनके पास भयानक शक्तियां हैं। नायक अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सोचता है कि एक वक्त था जब वो बस एक आम छात्र था जो सिर्फ पढ़ाई, परीक्षाओं और कोचिंग के चक्कर में फंसा रहता था। अब कहानी हमें उसके अतीत यानी पास्ट में ले जाती है, जो ये दिखाता है कि उसने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष किया है, कि उस समय शिक्षा का दबाव कितना भयानक था। स्कूल और कोचिंग का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। हर छात्र अपने सिर पर लाल पट्टी बांधकर दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता था ताकि वो अपना और अपने परिवार का भविष्य बदल सके। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो बस मशीन बनकर रह गए थे। फिर हम एक बहुत ही चौंकाने वाला नजारा देखते हैं। पढ़ाई का जुनून इस हद तक बढ़ चुका था कि छात्रों को जिंदा रखने और उनका दिमाग तेज करने के लिए क्लास में ही ड्रिप और इंजेक्शन दिए जा रहे थे। एक नर्स आती है और छात्रों को एनर्जी नीडल यानी ताकत का इंजेक्शन लगाती है ताकि उन्हें नींद ना आए और उनका दिमाग 24 घंटे चलता रहे। वहां लिखा है कि अगर आप एक इंजेक्शन कम लेते हैं तो आप हजारों बच्चों से पीछे रह जाएंगे। हमारा हीरो भी अपनी एक दोस्त के साथ इसी भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में फंसा हुआ था और टैक्सी लेकर अगली क्लास के लिए भाग रहा था। इसके बाद क्लास का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। एक टीचर हाथ में लाउडस्पीकर लेकर चिल्ला रहा है और पूरी क्लास को डांट रहा है। वो जोर से पूछता है, ऐ लड़के, क्या तुम ध्यान से सुन रहे हो? हर किसी के चेहरे पर डर और तनाव साफ दिखाई दे रहा है। तभी इस भारी दबाव के बीच अचानक कुछ अद्भुत होता है। क्लास में बैठे बैठे हमारे हीरो के अंदर एक अजीब सी शक्ति जागती है। वो हैरान होकर देखता है कि उसकी डेस्क पर रखा हुआ पेन अपने आप हवा में उड़ने लगा है। उसने उसे हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन वो पेन हवा में तैर रहा था। यह उसकी मानसिक शक्ति यानी टेलीकिनेसिस के जागने का पहला संकेत था, जिसने उसे बाकी छात्रों से एकदम अलग बना दिया। इसके बाद दुनिया का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जिनके पास ताकत आई, उन्होंने अधिकार और साधना के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए पूरी दुनिया में कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। चारों तरफ सिर्फ तबाही और जंग का मंजर था, जहां हर कोई एक दूसरे को मार रहा था। फिर हम देखते हैं कि ये लड़ाई कितनी भयानक हो चुकी है। आसमान में बिजलियां कड़क रही हैं और अलग अलग गुटों के लोग एक दूसरे से अपनी शक्तियों के साथ भिड़ रहे हैं। तभी इस शोर शराबे और मारकाट के बीच एक जोरदार आवाज गूंजती है, क्या तुम लोगों का लड़ना अभी तक खत्म नहीं हुआ? तभी हमारा हीरो ये चेन वहां नजर आता है। वो बड़े ही बेफिक्र अंदाज में अपने कान खुजा रहा है, जैसे उसे इस युद्ध से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो चेतावनी देते हुए कहता है, बाप अब 3 तक गिनेगा। उसकी दहशत इतनी ज्यादा है कि जैसे ही उसने ये कहा, जंग के मैदान में मौजूद सभी लड़ाके जो अभी एक दूसरे को मार रहे थे, डर के मारे घुटनों पर आ जाते हैं। उन्हें मजबूरन जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है। ये चेन एक बहुत ही हैंडसम और महान आदमी है।
ये नज़ारा दिखाता है कि वो अब कितना ताकतवर बन चुका है। अंत में हम देखते हैं कि समय तेजी से आगे बढ़ता है। 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। हमारा हीरो अब उस नए युग की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा है। उसने उस भयानक युद्ध को एक पल में खत्म कर दिया था और टूटी फूटी इमारतों के बीच दुनिया में फिर से शांति लौट आई थी। वो अब इस नई दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है। दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं कि जंग खत्म होने के बाद उस नई दुनिया में क्या चल रहा है। अब हम उस नए युग की एक विशाल और गगनचुंबी इमारत को देखते हैं। इस इमारत के अंदर काम करने का तरीका आम इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं है। यहां एक मेज पर रखा पेन अपने आप खड़ा होकर कागज पर लिख रहा है। ये वही जादुई शक्ति है जिससे पहले लड़ाइयां होती थीं, लेकिन अब इसका इस्तेमाल दफ्तर के काम में हो रहा है। हम एक महिला कर्मचारी को देखते हैं जो अपनी मानसिक शक्ति से दर्जनों पेन एक साथ हवा में नचा रही है और बहुत तेजी से कागजी कामकाज निपटा रही है। इसके बाद ऑफिस के अंदर का माहौल काफी भागदौड़ वाला है। एक कर्मचारी तेजी से भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे नीली रोशनी में चमकती हुई फाइलों की एक लंबी कतार हवा में तैर रही है। वो जोर से चिल्लाकर जानकारी देता है, इंजीनियरिंग और निर्माण के बजट को मंजूरी मिल गई है और हार मानने वालों की बैठक की सूची को रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। यानी सारा काम जादू और तकनीक के मिश्रण से हो रहा है। फिर हम उस महिला कर्मचारी को देखते हैं जो काम के बोझ से दबी हुई है। उसके पास लगातार सूचनाएं आ रही हैं। उसे बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग विभाग ने देश के पुनर्निर्माण की योजना भेज दी है और फरार खतरनाक अपराधियों की सूची आ गई है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने लोगों के लिए नए शिष्टाचार और नैतिकता के नियम भी भेजे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के अलग अलग कोनों से, चाहे वो दक्षिण पश्चिम की सीमा हो, पूर्व के ओझा हों या अन्य बड़े बड़े संप्रदाय, इन सभी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और अपने आत्मसमर्पण के पत्र भेज दिए हैं। इसके बाद हम एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल का नजारा देखते हैं जहां सूट बूट पहने कई लोग गंभीरता से बैठे हैं। शायद दुनिया के भविष्य पर चर्चा हो रही है। फिर कैमरा मुख्य ऑफिस में घूमता है जहां खिड़की के बाहर लोग हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहां एक खूबसूरत सेक्रेटरी हाथ में फाइल लिए खड़ी है और हमारे हीरो को समझा रही है। वो कहती है, इस दिव्य धरती पर अभी अभी शांति लौटी है, लेकिन अभी भी हजारों काम निपटाने बाकी हैं। हमें पूरी व्यवस्था को फिर से बनाना होगा। वो जोर देकर कहती है, ये चेन, तुम्हें ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी ही होगी। लेकिन दुनिया का ये सबसे ताकतवर इंसान किस हाल में बैठा है, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अगले ही पल हम देखते हैं कि ये चेन बड़े ही आलस भरे अंदाज में अपनी उंगली से कान खुजा रहा है। इतने आलीशान ऑफिस में जहां दुनिया के फैसले लिए जा रहे हैं, वो बस एक ढीली ढाली टी शर्ट, हाफ पैंट और पैरों में हवाई चप्पल पहने हुए बैठा है। सेक्रेटरी की इतनी भारी भरकम बातें सुनकर वो झुंझला जाता है और चिल्लाकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? अब हमारा हीरो अपनी कुर्सी पर पसरकर बैठ जाता है और पुराने दिनों का रोना रोते हुए कहता है, अपने स्कूल के दिनों में मैंने तुम्हारे साथ इंजेक्शन लिए और कोचिंग के चक्कर लगाए, बिल्कुल एक पढ़ाकू कुत्ते की तरह मेहनत की। फिर इस तबाह दुनिया में जिंदा रहने के लिए मैं 10 साल से ज्यादा समय तक एक पागल कुत्ते की तरह लड़ा। फिर वो अपनी सेक्रेटरी को चिढ़ाते हुए कहता है, अब जब दुनिया में शांति आ गई है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी बाकी जिंदगी दुनिया के लोगों के लिए एक रखवाला कुत्ता बनकर बिता दूं? वो अपनी आंख नीचे खींचकर और जीभ बाहर निकालकर उसे चिढ़ाता है और कहता है, बाप को अब एक आजाद और बेफिक्र अकेला भेड़िया बनना है, यानी वो अब कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तभी उसकी सेक्रेटरी का पारा चढ़ जाता है। वो हाथ में पकड़ी हुई फाइल जोर से उसके सिर पर दे मारती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, कैसा अकेला भेड़िया, बकवास बंद करो। इसके बाद का नजारा देखने लायक है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, जो आसमान के नीचे अजेय, यानी जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो अपना सिर पकड़कर दर्द से कराह रहा है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है, अरे क्या मुझे अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखना चाहिए? बाप इस समय पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। तभी उस सेक्रेटरी की नजर उसके पैरों पर पड़ती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसे डांटते हुए कहती है, तुम अब इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े मालिक हो। जिस मीटिंग में दुनिया का भविष्य तय होने वाला है, क्या तुम वहां ऐसे लिबास में जाओगे? वो उसके पैरों में पहनी हवाई चप्पल देखकर हैरान रह जाती है और उसे याद दिलाती है, हमारे कितने साथी शहीद हो गए ताकि आज ये दिन आ सके, और अब जब उनके सपने पूरे करने का वक्त आया है तो तुम भागना चाहते हो? इसके बाद तो वहां हंगामा ही मच जाता है। वो सेक्रेटरी बिना डरे उस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को, जिसे कोई नहीं हरा सकता, एक फाइल से दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, तो क्या हुआ अगर तुम अजेय हो? तो क्या हुआ अगर तुम सबके बाप हो? अजेय होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सभ्यता और तमीज भूल जाओगे। हमारा हीरो अपना सिर पकड़कर दर्द से कराह रहा है और वो सेक्रेटरी उसे उंगली दिखाते हुए चेतावनी देती है, जरा खुद की हालत तो देखो।
अचानक हमारा हीरो एक शातिर मुस्कान के साथ अपनी सेक्रेटरी के करीब आता है और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसे पीछे से पकड़ लेता है। बेचारी सेक्रेटरी, जो अभी गुस्से में थी, एकदम से शर्मा जाती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो हकलाते हुए पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन हमारा हीरो तो ठहरा कामचोर। वो बड़े प्यार से सारी जिम्मेदारी उसके सिर पर डाल देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें और यहां मौजूद बाकी सभी लोगों को दुनिया संभालने की तकलीफ दे रहा हूं। जाओ और मीटिंग निपटाओ। साथ ही वो एक धमकी भी छोड़ता है, अगर कोई भी मेरी बात मानने से मना करे या आनाकानी करे तो सीधा मुझे बताना। इसके बाद वो अपनी मुट्ठी भींचता है और पूरे जोश में कसम खाता है, मैं जाकर उसका ऐसा हाल करूंगा, उसे इतना मारूंगा कि वो रोते रोते तुम्हें मां बुलाने लगेगा। यानी वो कहना चाहता है कि दुनिया का कोई भी नेता अगर नखरे करेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और फिर इतना बड़ा डायलॉग मारने के बाद वो शू करके वहां से रफू चक्कर हो जाता है। हम देखते हैं कि वो बवंडर की तरह भाग रहा है और उसकी सेक्रेटरी हाथ में फाइल लेकर अरे तुम चिल्लाते हुए उसके पीछे भाग रही है। अब हम देखते हैं कि ये चेन की मनमानी देखकर सेक्रेटरी का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है। वो गुस्से में फाइल को इतनी जोर से भींचती है कि फाइल मुड़ जाती है। फिर वो खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद करती है और एक गहरी सांस लेती है। उसे समझ आ जाता है कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो अपना तरीका बदलती है और बड़े ही ठंडे दिमाग से उसकी तरफ मुड़ती है। इसके बाद वो एकदम गंभीर होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछती है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम ये नहीं करोगे? उसका ये सवाल एक आखिरी चेतावनी जैसा लगता है, लेकिन हमारा हीरो तो अपनी ही दुनिया में मस्त है। वो बड़े ही बेफिक्र अंदाज में अपनी नाक में उंगली डालकर जवाब देता है, बिल्कुल सही। कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं 10 साल पहले ही खत्म हो चुकी हैं। अब मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो मुझे मजबूरी में करना पड़े। यानी उसने साफ कर दिया कि वो अब किसी के दबाव में नहीं आएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। दोस्तों, अब देखिए उस सेक्रेटरी का मास्टर स्ट्रोक। जब डराने और धमकाने से काम नहीं बना तो अब उसने भावनात्मक खेल खेलना शुरू कर दिया। देखो, हर कोई काम में बहुत व्यस्त है। अगर तुम अकेले ऐसे ही निठल्ले बैठे रहोगे तो किसी के पास तुमसे बात करने या ताश खेलने का भी वक्त नहीं होगा। क्या तुम बोर नहीं हो जाओगे? क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा? ये सुनकर हमारे हीरो को भी लगता है कि बात में दम है। वो अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचता है, यह बात तो सही लग रही है। फिर वो उम्मीद भरी नजरों से पूछता है, मुझे ये काम वाम पसंद नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसा बेहद महत्वपूर्ण काम है जो पक्का आरामदायक और मजेदार हो? अगर ऐसा है तो मैं कर लूंगा। तभी सेक्रेटरी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। अगले ही पल वो बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, बच्चे, अब तुम उम्र में बड़े हो रहे हो। और फिर वो अपने तरकश का आखिरी तीर छोड़ती है, अब वक्त आ गया है कि तुम ब्लाइंड डेट पर जाओ और शादी कर लो। यह वाकई में एक बहुत ही आरामदायक और खुशहाल काम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही ये चेन ये सुनता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस गगनचुंबी इमारत से एक जोरदार चीख सुनाई देती है जिससे पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। हैं? क्या कहा तुमने? वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जंग लड़ सकता है, लेकिन शादी के नाम से ही उसकी हवा टाइट हो गई। और तभी सीन कट होता है और हम शहर के एक व्यस्त इलाके में स्थित एक शानदार हॉटपॉट रेस्टोरेंट को देखते हैं, जहां शायद उसे जबरदस्ती भेजा गया है। अंदर का नजारा तो और भी अद्भुत है। यहां खाना परोसने के लिए वेटर्स को चलने की जरूरत नहीं पड़ रही। एक वेटर जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके हवा में दर्जनों प्लेटें तैरा रही हैं और चिल्लाती है, मेज 56 खाना तैयार है और मेज 38 आपकी डिशेज आ गईं। वहां मौजूद बच्चे ये जादुई नजारा देखकर खुशी से तालियां बजा रहे हैं, जबकि हमारा हीरो एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ अपनी ब्लाइंड डेट का इंतजार कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि किचन में क्या कमाल हो रहा है। एक सफेद बालों वाली शेफ ध्यान मुद्रा में खड़ी है और उसके पीछे कई तलवारें हवा में तैर रही हैं। अचानक वो अपनी आंखें खोलती है और उन उड़ती हुई तलवारों का इस्तेमाल करके हवा में ही मांस के टुकड़ों को बिजली की रफ्तार से काट देती है। मांस के टुकड़े सीधे कटकर प्लेट में सज जाते हैं। ये देखना कितना शानदार है कि जो तलवारें कभी युद्ध में खून बहाती थीं, आज वो लोगों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। अंत में हमारा हीरो अपने आसपास एक परिवार को खुशी से खाना खाते हुए देखता है। वो मन ही मन भावुक होकर सोचता है, माँ, पिताजी, देखिए, युद्ध खत्म हो गया है। वो मंत्र जो कभी लोगों की जान लेने के लिए इस्तेमाल होते थे, आज उनके नए और अच्छे उपयोग हो रहे हैं। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वो अपनी मेज पर खाली बैठा बोर हो रहा है और गुस्से में अपनी उंगली मेज पर बजा रहा है। वो चिढ़ते हुए सोचता है, धत्त तेरे की, मैंने स्कूल में सुना था कि जो लोग ब्लाइंड डेट पर देर से आते हैं और नखरे दिखाते हैं वो पक्का लालची और पैसे के भूखे होते हैं। यानी उसकी होने वाली पत्नी अभी तक आई नहीं है और वो अभी से उसे जज करने लगा है। अब हम देखते हैं कि आखिर उसे वहां भेजा कैसे गया।
उसने इस मुसीबत से बचने की कितनी कोशिश की थी, ये नज़ारा वाकई मज़ेदार है। हमारा हीरो अपनी कुर्सी पर डर के मारे पीछे हट जाता है और हकलाते हुए चिल्लाता है, ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसी ब्लाइंड डेट। वो बच्चों की तरह जिद करने लगता है और कहता है, मैं तो बस अभी कुछ दिन पहले ही खुश रहना शुरू हुआ हूं और अब तुम मुझे फिर से किसी के काबू में देना चाहती हो। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे मेरी आज़ादी चाहिए, मुझे बस खुश रहना है। लेकिन उसकी सेक्रेटरी के पास उसे मनाने का अपना ही तरीका है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके चिल्लाने पर कोई जवाब नहीं देती, बस वहां खामोश खड़ी हो जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे बस घूर रही है, जैसे कह रही हो कि क्या तुम सच में मना करने की हिम्मत कर रहे हो। कि सेक्रेटरी की वो जानलेवा खामोशी ये चेन को परेशान कर देती है। वो अपना सिर पकड़ लेता है और झुंझलाते हुए कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो और हर वक्त ऐसा नाटक मत किया करो जैसे मेरे माता पिता ने मरते वक्त मुझे तुम्हारे हवाले किया था। वो बस मजाक में ये कह रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यही सच है। तभी सेक्रेटरी का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है और वो एक भयानक अतीत की याद दिलाती है। वो बताती है, याद करो, जब आध्यात्मिक ऊर्जा वापस आई थी तब एक उम्मीदवार ने स्कूल में हंगामा मचा दिया था जिससे पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। वो भावुक होकर कहती है, तुम्हारे माता पिता ने हम दोनों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। उन्होंने मेरी जान बचाई थी जो मुझे दूसरा जीवन देने के बराबर है। ये सुनकर ये चेन एकदम चुप हो जाता है। इसके बाद तो सेक्रेटरी अपनी भावनाओं और अपनी तारीफ का पूरा बांध तोड़ देती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया क्योंकि उन्हें लगा कि मैं सुंदर, भरोसेमंद, दयालु और जिम्मेदार हूं, इसलिए उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। जरा सोचिए, वो इस गंभीर माहौल में भी अपनी तारीफ करना नहीं भूल रही। अंत में हम देखते हैं कि वो कुर्सी पर बैठे ये चेन के ऊपर हावी हो जाती है। बेचारा ये चेन पसीने पसीने हो गया है और डरा हुआ लग रहा है। वो सेक्रेटरी उसे अपनी उंगली दिखाते हुए डांटती है, मैं उनके उस भारी भरोसे को कैसे तोड़ सकती हूं। ये मेरी जिम्मेदारी और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी जिंदगी के बड़े फैसलों जैसे कि शादी का ख्याल रखूं। उस सेक्रेटरी की इमोशनल ब्लैकमेलिंग और लगातार बोलने से हमारे हीरो का दिमाग एकदम पक चुका है। अब हम देखते हैं कि ये चेन अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है और चिल्लाकर कहता है, रुको, बस भी करो, यह बकबक बंद करो। वो परेशान होकर कहता है, मैं हार मानता हूं, लेकिन कम से कम मुझे इसका कारण तो बताओ, आखिर मुझे शादी क्यों करनी पड़ेगी। तभी जवाब देने के लिए सेक्रेटरी मेज पर धड़ाम से लाल रंग के लिफाफों का एक भारी भरकम ढेर पटकती है। ये चेन उस आवाज से ही सहम जाता है। इसके बाद सेक्रेटरी उसे असली वजह समझाती है, जो काफी गहरी और राजनीतिक है। वो कहती है, जमाना बदल गया है। पुराने समय में राजाओं के पास हजारों रानियां होती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो आगे बताती है कि जिन दुश्मन गुटों ने सरेंडर किया है, वो पहले जहर, धोखे और श्राप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब चूंकि तुम अजेय हो चुके हो, वो सब डरे हुए हैं कि कहीं बाद में तुम उनसे पुराना हिसाब किताब बराबर न करो और उन्हें मार न डालो। अंत में हम देखते हैं कि ये चेन के हाथ में एक लाल लिफाफा है जिस पर विंग चुन फिस्ट लिखा है, जो शायद किसी मार्शल आर्ट स्कूल का नाम है। सेक्रेटरी खुलासा करती है, जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम सिंगल हो, वो सब अपनी जान बचाने के लिए और तुमसे समझौता करने के लिए शादी के प्रस्ताव भेजने की होड़ में लग गए हैं। यानी ये दुश्मन अब अपनी बेटियों की शादी ये चेन से करवाकर खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं। बेचारा हीरो अब तो वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दूल्हा बन गया है। ये चेन हाथ में वो लाल लिफाफा लेकर अपनी सेक्रेटरी पर चिल्लाता है, अरे मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अच्छे नंबर लाने के लिए तुम्हारे इस बाप ने इतिहास की किताबों को रट रट कर चाट डाला था। फिर वो अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाता है। वो सपने देखते हुए कहता है, टीवी सीरियल्स और नाटकों में जब भी दो राज्यों के बीच शादी का समझौता होता है तो वहां ऐसी सुंदर सुंदर राजकुमारियां होती हैं। हम देखते हैं कि वो अपने ख्यालों में सजी धजी बेहद खूबसूरत प्राचीन रानियों को देख रहा है और सोच रहा है कि शायद उसकी होने वाली पत्नी भी ऐसी ही होगी। लेकिन अगले ही पल उसका वहम टूट जाता है और उसे सच्चाई का डर सताने लगता है। अंत में वो जोर से चिल्लाकर फैसला सुना देता है, असलियत में वो सब ऐसी दिखती हैं, मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बेचारे को लगता है कि जिन दुश्मनों ने सरेंडर किया है उनकी बेटियां सुंदर नहीं बल्कि डरावनी होंगी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए शादी से साफ इनकार कर देता है। ये चेन की बेतुकी बातें सुनकर सेक्रेटरी उसे असलियत का आईना दिखाती है। अब हम देखते हैं कि सेक्रेटरी उसके चेहरे के एकदम करीब आ जाती है, जिससे माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है, तुम अब एक चलते फिरते तबाही के हथियार बन चुके हो, क्या तुम जानते हो कि इसका मतलब क्या है। उसका कहने का मतलब था कि वो बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है, लेकिन हमारा हीरो तो अपनी ही दुनिया में रहता है। वो बड़े ही मासूमियत से अपनी ठुड्डी पर उंगली रखता है और पूछता है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं बहुत हैंडसम हूं। यानी उसे लगता है कि उसके कातिलाना लुक्स की बात हो रही है।
ये सुनकर सेक्रेटरी को यकीन नहीं होता कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान इतना बुद्धू कैसे हो सकता है। वो निराश होकर अपना सिर हिलाती है। फिर वो उसके दोनों गालों को जोर से पकड़कर खींचती है और उसे कड़वी सच्चाई बताती है। वो उसे डांटते हुए कहती है, अगर तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान नहीं होते, जिसे कोई हरा नहीं सकता, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस आलसी और बिखरे हुए हुलिये को देखकर कोई भी सुंदर लड़की तुम्हारी तरफ देखती भी? सेक्रेटरी की बात सुनकर उसका दिमाग एकदम से खुल जाता है। अब सेक्रेटरी एक बहुत ही गहरी और पते की बात बताती है। वो एक कातिलाना मुस्कान के साथ कहती है, वो लोग तुम्हारे गुस्से और बदले से इतना डरते हैं कि वो कोई भी गलती करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए वो चुन चुनकर सिर्फ सबसे खूबसूरत और बेहतरीन लड़कियां ही तुम्हारे पास भेजेंगे। ये सुनते ही ये चेन की आंखें हैरानी और खुशी से फटी की फटी रह जाती हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसे एहसास होता है कि वो तो बेकार में ही डर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस का माहौल एकदम बदल गया है। ये चेन, जो अभी तक शादी के नाम से भाग रहा था, अब बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर नाखून काट रहा है और सेक्रेटरी की तारीफ करते हुए कहता है, ओह, तो ये बात है, तुम वाकई में समस्याओं को बहुत गहराई और स्पष्टता से देखती हो। अंत में उसके चेहरे पर एक बहुत ही बेशर्म और लालची मुस्कान आ जाती है। उसका चेहरा खुशी से लाल हो जाता है और वो मजे लेते हुए कहता है, मुझे अचानक से अब ये सब ठीक लगने लगा है। ऐसा करो, सबसे पहले मुझे उस लड़की की फोटो भेजो ताकि मैं देख सकूं। पहले हम देखते हैं कि ये चेन निराश होकर अपनी कुर्सी पर बैठा है। जब उसने फोटो मांगी तो सेक्रेटरी ने साफ मना कर दिया। ये चेन चिढ़कर पूछता है, क्या तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं है? लेकिन सेक्रेटरी बड़े ही नखरे और अदा के साथ खड़ी हो जाती है। वो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती है, वैसे भी फैसला तो तुम्हें ही करना है। वो उसे समझाती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लड़कों के लिए थोड़ा रहस्य बना रहना ज्यादा अच्छा होता है? यानी वो चाहती है कि ये चेन बिना चेहरा देखे ही वहां जाए ताकि रोमांच बना रहे। इसके बाद सीन वापस उसी रेस्टोरेंट में आता है जहां ये चेन अकेला बैठा बोर हो रहा है। वो अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसे अब दाल में कुछ काला लग रहा है। वो मन ही मन सोचता है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि उस सेक्रेटरी ने अपनी चाल चलकर मुझे फंसा दिया है। उसके पीछे हमें उस सेक्रेटरी का एक डरावना और शैतानी साया दिखाई देता है जिसकी आंखें लाल चमक रही हैं, जो ये दिखाता है कि बेचारा ये चेन उसकी बातों में आकर फंस गया है। तभी अचानक किसी के आने की आहट होती है। हम देखते हैं कि एक लड़की के कोमल और नंगे पैर, जिनमें पायल बंधी हुई है, धीरे धीरे चलकर उसके पास आते हैं। एक बहुत ही प्यारी और घबराई हुई आवाज आती है, हेलो, मैं यहां ब्लाइंड डेट के लिए आई हूं। ये चेन चौंक कर नीचे देखता है। जैसे ही वो कोमल आवाज ये चेन के कानों में पड़ती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो शर्म से लाल हो जाता है और मन ही मन सोचता है, उफ उफ, कितनी कोमल और प्यारी आवाज है। क्या ये वही दिल की धड़कन वाला एहसास है? वो इतना खुश हो जाता है कि हकलाते हुए अपनी कुर्सी से मुड़ता है और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहता है, क्या इत्तेफाक है, मैं भी यहां पर। यानी वो उसे इम्प्रेस करने के लिए लाइन मारने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है, उसकी सारी आशिकी हवा हो जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि ये चेन का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया है और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि उसने अपने चेहरे पर एक बेहद डरावना, 3 आंखों और बड़े दांतों वाला हरा राक्षस का मुखौटा पहन रखा था। वो वहां बड़े ही सभ्य तरीके से खड़ी थी, लेकिन उसका वो भयानक मुखौटा देखकर हमारे हीरो की जान हलक में आ गई है। रोमांस का तो पता नहीं, लेकिन हॉरर सीन जरूर बन गया है। पहले रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वो डर के मारे हकलाते हुए बस एक ही नाम ले पाते हैं, लान लान, और फिर जोर से चिल्लाते हैं, लान डुओ। ये नाम किसी बम धमाके से कम नहीं था। ये सुनते ही वहां भगदड़ मच जाती है। जो लोग अभी मजे से खाना खा रहे थे, वो अपनी जान बचाने के लिए भागो चिल्लाते हुए पागलों की तरह रेस्टोरेंट से बाहर दौड़ पड़ते हैं। इसके बाद आसमान में भी खौफ का माहौल छा जाता है। एक आदमी लाल ड्रैगन पर उड़ते हुए चिल्लाता है और उसकी पहचान उजागर करता है। ये काली मियाओं की संत 10,000 जहरगू राक्षसी लान डुओ यहां क्या कर रही है? ये तो इस देश के 10 महान दुष्टों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है। तभी एक और व्यक्ति जो हवा में उड़ रहा है सबको चेतावनी देता है, भागो, अगर इसने अपना जहर छोड़ दिया तो 10 मील के दायरे में न तो कोई हड्डी बचेगी और न ही घास का एक तिनका उगेगा। यानी ये लड़की इतनी जहरीली है कि उसका वहां होना ही मौत की गारंटी है। अंत में हम जमीन पर अफरा तफरी का माहौल देखते हैं। एक पिता अपने डरे हुए बच्चे को गोद में लेकर भाग रहा है। बच्चा रोते हुए कहता है, पापा, मुझे डर लग रहा है। और पिता हैरान होकर चिल्लाता है, युद्ध तो खत्म हो चुका था ना, फिर ये मुसीबत अचानक यहां कहां से आ गई? सोचिए दोस्तों,
जिस लड़की को देखकर पूरा शहर खाली हो गया, हमारा हीरो उसी के साथ डेट पर बैठा है। ये चेन अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है और डर और गुस्से के मारे उस लड़की पर उंगली उठाकर चिल्लाता है, क्या तुम लोगों ने, मियाओ सरहद वालों ने, बहुत पहले ही शांति समझौता नहीं कर लिया था? फिर तुम यहां क्या कर रही हो? यानी उसे समझ नहीं आ रहा कि एक सरेंडर कर चुका दुश्मन यहां डेट पर क्यों आया है। फिर कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां हमें पता चलता है कि ये चेन इतना क्यों घबराया हुआ है। वो याद करते हुए बताता है, जब हम पहली बार मिले थे तो तुम्हारे उस भयानक जहर ने मुझे लगभग परलोक पहुंचा ही दिया था। हम देखते हैं कि कैसे वो एक ऊंची इमारत पर खड़ी होकर अपना हरा जहरीला धुआं फैला रही थी। ये चेन बताता है कि उसकी जान कैसे बची। अगर उस वक्त मेडिसिन किंग का वो जीनियस डॉक्टर नहीं होता जिसने पूरे 1 महीने तक मेरे शरीर में सुइयां चुभो चुभो कर मेरा इलाज किया, तो मैं नर के दरवाजे से वापस नहीं आ पाता। हम उसे अस्पताल के बिस्तर पर सुइयों और तारों से जकड़ा हुआ देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वो कितना खतरनाक अनुभव था। इसके बाद एक और मजेदार लेकिन दर्दनाक किस्सा सामने आता है। ये चेन बताता है, बाद में जब मैंने अपनी शक्ति बढ़ाई और बदला लेने के लिए तुम्हारे पहाड़ों में घुस गया, तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जहर कला और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। हम एक हरे धुएं से भरे हुए युद्ध के मैदान को देखते हैं। वो आगे रोते हुए कहता है, हालांकि मैंने तुम्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया था, लेकिन मेरी खुद की हालत पतली हो गई थी। वो बताता है कि उस लड़ाई के बाद उसे फिर से अपना पूरा खून बदलवाना पड़ा था और वो महीनों तक उल्टियां और दस्त से परेशान रहा था। सोचिए दोस्तों, जिस लड़की ने इसे इतना तड़पाया हो कि जीतने के बाद भी इसे महीनों तक हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े, वो अब इसके सामने एक ब्लाइंड डेट बनकर बैठी है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की लान डुओडुओ बड़े ही शर्मिले अंदाज में अपने नंगे पैरों को जमीन पर रगड़ रही है। वो बहुत ही धीमी और दबी हुई आवाज में सफाई देती है, मैं तो बस ग्रैंड शमन यानी हमारे कबीले के मुखिया के आदेश पर यहां ब्लाइंड डेट के लिए आई हूं। जरा देखिए उसे। उसने चेहरे पर वो भयानक और डरावना राक्षस का मुखौटा पहना हुआ है, लेकिन उसका खड़ा होने का तरीका इतना संस्कारी और सीधा साधा है जैसे कोई बहुत ही भोली भाली लड़की हो। ये चेन उसे अपनी फटी हुई आंखों से घूर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की नाटक कर रही है या सच बोल रही है। इसके बाद ये चेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और उस पर उंगली उठाते हुए चिल्लाता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? वो उसे याद दिलाता है, माना कि मेरी किस्मत अच्छी है और अब मेरे पास हीरो वाली शक्तियां हैं जिससे मुझ पर किसी जहर का असर नहीं होता, लेकिन हम दोनों जानी दुश्मन थे जो एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे। क्या तुम वो सब भूल गई? लेकिन तभी वो लड़की कुछ ऐसा कहती है जिससे ये चेन का दिमाग चकरा जाता है। वो मुखौटे के पीछे से बड़े ही मासूमियत से पूछती है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सुनकर ये चेन के होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से चिल्लाता है, क्या? वो अपनी उंगली से उसके डरावने मुखौटे के सींग पर टन टन करके मारता है। वो हैरानी और गुस्से में उससे पूछता है, हमने युद्ध के मैदान में अपने अपने गुट के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली। हम तब तक लड़े जब तक कि हम में से कोई एक मर न जाए, और तुम कह रही हो कि हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तभी लान डुओडुओ बहुत ही ठंडे और सीधे शब्दों में अपनी मजबूरी बताती है। वो अपना सिर थोड़ा झुका लेती है और कहती है, मैं तो बस ग्रैंड शमन यानी हमारे कबीले के गुरु के आदेशों का पालन कर रही थी। मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मिशन पूरा करो या मर जाओ। यानी उसके लिए ये कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक हुक्म था जिसे न मानने पर उसकी जान चली जाती। ये सुनकर ये चेन एकदम सन्न रह जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि उसका सारा गुस्सा और जोश एकदम ठंडा पड़ गया है और वो गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब इस बात का क्या जवाब दे। अंत में माहौल एकदम अजीब हो जाता है। ये चेन अपना गाल खुजाते हुए बहुत ही उलझन भरी नजरों से उसे और आसपास देखता है। वो हकलाते हुए खुद से ही पूछता है, उफ, आखिर यहां चल क्या रहा है? कि लान डुओडुओ, वो जहरीली लड़की, ये चेन के और करीब आ जाती है। वो बड़े ही प्यार से पूछती है, मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है, तो क्या अब हम अपनी ये ब्लाइंड डेट जारी रख सकते हैं? ये सुनकर ये चेन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो डर के मारे पीछे हटता है और अपने दोनों हाथ हिलाते हुए जोर से मना करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक डेट 2 लोगों के बीच का मामला होता है। तुम्हें देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डेट तो दूर की बात है, उसके पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यानी वो किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। इसके बाद ये चेन वहां से रफू चक्कर होने का फैसला करता है। वो बड़े ही बेफिक्र अंदाज में हाथ हिलाते हुए अलविदा कहता है और चलने लगता है। वो कहता है, चलो बस रस्म पूरी हो गई, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो चलो अपने अपने रास्ते चलते हैं और इस बात को यहीं खत्म करते हैं। हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है और वो लड़की पीछे चुपचाप खड़ी उसे देख रही है।
लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे ये चेन के कदम वहीं जम जाते हैं। वो एकदम से रुक जाता है, जैसे उसे कोई बहुत जरूरी बात याद आ गई हो या कोई खतरा महसूस हुआ हो। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वो खुद से कहता है, रुको, 1 मिनट रुको जरा। तभी हम देखते हैं कि ये चेन जो अभी जाने के लिए मुड़ा था रुक जाता है और पीछे मुड़कर उस लड़की से पूछता है, आखिर बात क्या है। उसे भी जिज्ञासा हो रही है कि ये लड़की अब क्या करने वाली है। इसके बाद लान डुओडुओ एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि उनके कबीले के महागुरु यानी ग्रैंड शमन को भविष्य का पता था। वो कहती है, महागुरु ने कहा था कि आप बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, नखरे दिखाएंगे और मना करेंगे। लेकिन असली धमाका तो अब होता है। वो आगे बताती है कि गुरु ने उसे इस स्थिति के लिए एक खास निर्देश दिया था। वो अपने मुखौटे पर हाथ रखती है और कहती है, उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये मुखौटा उतार दूं तो आप अपना मन बदल लेंगे। अब ये चेन के दिमाग की बत्ती जलती है। वो मन ही मन सोचता है, अरे तेरी, इसकी बात में दम तो है। माना कि इसकी दहशत से पूरी दुनिया कांपती थी, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो आज तक किसी ने भी इसका असली चेहरा नहीं देखा है। तभी हम देखते हैं कि लान डुओडुओ अपने नाजुक हाथों से उस भयानक हरे मुखौटे को पकड़ती है और उसे उतारने के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही पल सस्पेंस अपनी हदें पार कर देता है। वो धीरे धीरे बहुत ही नजाकत से अपना मुखौटा ऊपर उठाती है। ये चेन की सांसें हलक में अटक जाती हैं और वो गटक करके थूक निकलता है। उसकी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही हैं। और फिर जैसे ही वो मुखौटा पूरी तरह हटता है और वो अपना चेहरा दिखाती है, ये चेन को मानो 440 वोल्ट का झटका लगता है। उसका चेहरा एकदम से लाल हो जाता है और उसकी आंखें हैरानी से बाहर आने को हो जाती हैं। वो बस उसे देखता ही रह जाता है। अंत में धमाका होता है। ये चेन उस खूबसूरती को देखकर इतना बौखला जाता है कि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। उसका पूरा चेहरा शर्म और खुशी से टमाटर जैसा लाल हो चुका है और वो पागलों की तरह चिल्लाता है, अरे बाप रे, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि बाहर खड़ी इमारतें भी हिलने लगती हैं। देखते हैं कि लान डुओडुओ, जो अब बेहद प्यारी और मासूम लग रही है, बड़े ही भोलेपन से उससे पूछती है, क्या आपने अपना मन बदल दिया। फिर वो सीधा मुद्दे पर आती है और उम्मीद भरी नजरों से पूछती है, क्या अब हम शादी कर सकते हैं। लेकिन ये चेन का जवाब सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वो हाँ कहने के बजाय अपना सिर इतनी तेजी से ना में हिलाता है कि उसका चेहरा ही धुंधला हो जाता है, जैसे कोई पंखा चल रहा हो। इसके बाद वो घबराकर जोर से चिल्लाता है, नहीं नहीं, ये तो बस एक अनजान मुलाकात थी ना। बात सीधा शादी तक कैसे पहुंच गई। वो शादी से बचने के लिए एक बड़ा ही आदर्शवादी बहाना बनाता है और कहता है, शादी के लिए 2 लोगों के बीच सच्चा प्यार होना जरूरी है। हम देखते हैं कि लान डुओडुओ बड़े ही मासूम और दृढ़ अंदाज में अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। वो ये चेन की आंखों में देखकर पूरे विश्वास के साथ कहती है, जब तक हम शादी कर सकते हैं मैं तुमसे प्यार करूंगी। यानी उसके लिए प्यार कोई एहसास नहीं, बल्कि बस एक शर्त है, शादी करो, प्यार अपने आप शुरू हो जाएगा। यह लॉजिक सुनकर ये चेन का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो अपना सिर पकड़ लेता है और हताशा में जोर से चिल्लाता है, आह। उसकी सारी चालाकियां इस सीधी साधी लड़की के सामने फेल हो रही हैं। इसके बाद ये चेन उसे समझाने के लिए उसके कंधों को पकड़ लेता है और उसे झकझोरते हुए पूछता है, क्या तुम्हें पता भी है कि प्यार क्या होता है। क्या तुम जानती हो। उसे लगता है कि अब ये लड़की फंस जाएगी और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन लान डुओडुओ बड़े ही भोलेपन से अपना सिर ना में हिलाती है। वो साफ कह देती है, मुझे नहीं पता। फिर वो बड़े ही प्यारे ढंग से एक ऑफर देती है, आप मुझे बताइए कि आपसे कैसे प्यार करना है, मैं सीख लूंगी। मैं चीजें बहुत जल्दी सीखती हूं। और फिर वो अपनी बुद्धिमानी का सबूत देते हुए अपनी पढ़ाई की तारीफ करने लगती है। वो कहती है, जब मैं सिर्फ दूसरी कक्षा में थी तब मैंने मिडिल स्कूल के 3रे साल तक का सारा सिलेबस खत्म कर लिया था और हर विषय में पूरे नंबर लाए थे। इसीलिए तो मैं संत बन पाई। मतलब दोस्तों, यह लड़की प्यार को भी स्कूल की पढ़ाई की तरह रटने और सीखने को तैयार है। अब ये चेन इसे कैसे मना करेगा। तो ये लड़की तो वाकई में कमाल है। प्यार को भी पढ़ाई की तरह सीखने की उसकी जिद ने ये चेन को सोच में डाल दिया है। वो सोचता है, हम जैसे साधारण छात्रों को तो पास होने के लिए देवताओं और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती थी और तुक्के लगाने पड़ते थे। हम उसे मंदिर में अगरबत्ती जलाकर किस्मत की भीख मांगते हुए देखते हैं। लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और एक गुरु की तरह अपनी उंगली ऊपर उठाकर बड़े ही आत्मविश्वास से कहता है, प्यार असल में, यानी वो उसे प्यार का पाठ पढ़ाने का नाटक शुरू करने वाला है। इसके बाद ये चेन उसे ध्यान से देखता है और मन ही मन उसकी तारीफ और डर महसूस करता है। वो सोचता है, बाप रे, ये तो बचपन से ही एक अव्वल दर्जे की छात्र रही है।
जो मुश्किलों को सह सकती है और इतनी होशियार भी है। उसे एहसास होता है कि स्कूल के दिनों में ऐसे बच्चे ही टॉपर बनते थे और अब इस नई दुनिया में भी ऐसे ही लोग सबसे ऊपर हैं। वो डर जाता है कि अगर उसने इसे प्यार सिखाया तो ये उसे भी किसी प्रोजेक्ट की तरह गंभीरता से लेगी। अंत में हम देखते हैं कि ये चेन की बोलती बंद हो गई है। वो अपना सिर खुजाते हुए हकलाता है। माहौल एकदम अजीब और शांत हो जाता है। वो दोनों रेस्टोरेंट के बीच में खड़े हैं और लान डुओडुओ बड़े ही ध्यान से और मासूमियत से उसका मुंह ताक रही है, जैसे किसी टीचर से अगले सवाल का इंतजार कर रही हो। अब हम देखते हैं कि ये चेन अपना सिर पकड़कर बुरी तरह फंस गया है। वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचता है, उफ, स्कूल के दिनों में इतना कड़ा मुकाबला था कि मेरे पास कभी किसी क्रश के लिए भी वक्त नहीं था, और जब दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा वापस आई तब से मैं लगातार बस लड़ता ही रहा हूं। वो खुद से सवाल करता है, मैं आज तक सिंगल हूं, मुझे खाक पता होगा कि ये प्यार आखिर होता क्या है। यानी जिसे वो सिखाने चला था वो खुद इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी है। लेकिन हमारा हीरो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। अगले ही पल वो बड़ी चालाकी से पीछे मुड़ता है और एक उंगली हवा में उठाकर पूरे जोश में कहता है, मैं अभी जाकर किसी से पूछकर आता हूं। वहां खड़ी लान डुओडुओ के सिर पर एक बड़ा सा सवालिया निशान आ जाता है। वो मासूमियत से उसे जाते हुए देखती है और सोचती है कि आखिर ये करने क्या वाला है। ये चेन की आंखों में एक खतरनाक चमक आती है। वो अपना हाथ हवा में उठाता है और अपनी एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करता है, दिव्य क्षमता, यूनिवर्स ग्रेट शिफ्ट। हम देखते हैं कि वो अपनी उंगली से हवा में ही एक काला पोर्टल, ब्लैक होल जैसा रास्ता खोल देता है। पीछे खड़ी लान डुओडुओ बेचारी हक्की बक्की रह जाती है कि ये अब क्या कर रहा है। अगले ही पल वो पोर्टल सीधे उस सेक्रेटरी के ऑफिस में खुलता है। लेकिन वहां का नजारा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। वहां वो सेक्रेटरी अकेली नहीं बल्कि उसके दर्जनों रूप क्लोन्स काम कर रहे हैं। वो बेचारी काम के बोझ के मारे इतनी दबी हुई है कि उसने काम निपटाने के लिए अपने ही कई सारे क्लोन बना लिए हैं। कोई फोन पर चिल्ला रहा है, कोई फाइलें लेकर भाग रहा है और कोई बर्गर खा रहा है। सोचिए दोस्तों, वो बेचारी वहां मरने की हालत में काम कर रही है और हमारा हीरो पीछे हवा में एक छोटा सा छेद करके वहां झांक रहा है ताकि उससे पूछ सके कि प्यार क्या होता है। ये चेन अपना सिर खुजाते हुए एक बहुत ही गहरा राज खोलता है। वो कहता है, मुझे वाकई में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो बताता है कि चीनी, गणित, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स, इन सब विषयों को रटते रटते छात्रों का दिमाग इतना तेज हो गया कि उन्होंने ये स्प्लिट पर्सनैलिटी यानी एक साथ कई रूप धरने की दिव्य शक्ति विकसित कर ली। वो आगे कहता है कि उस समय के हाई स्कूल सीनियर्स में से कई ऐसे थे जिन्होंने दबाव में आकर ये तकनीक सीख ली थी। यानी पढ़ाई का प्रेशर इतना था कि बच्चे सुपर हीरो बन गए। इसके बाद ये चेन हिम्मत करके उस पोर्टल के जरिए सेक्रेटरी का ध्यान खींचने की कोशिश करता है। वो अपनी मुट्ठी से हवा में नॉक करता है और गला साफ करते हुए कहता है, अहम। लेकिन जो प्रतिक्रिया उसे मिलती है वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। अचानक ऑफिस के अंदर मौजूद सेक्रेटरी के सारे रूप, चाहे वो फोन पर हो, बर्गर खा रही हो या फाइल पढ़ रही हो, एक ही झटके में पीछे मुड़ते हैं और ये चेन को घूरने लगते हैं। उन सबकी आंखों में एक ही सवाल है, अब क्या मुसीबत है। ये नज़ारा इतना खौफनाक और भारी भरकम है कि बाहर खड़ा हमारा हीरो पसीने पसीने हो जाता है और चुपचाप खड़ा होकर सोचने लगता है कि क्या उसने गलत समय पर नॉक कर दिया। पहले हम देखते हैं कि सेक्रेटरी के वो अनगिनत रूप अपनी चश्मे वाली तीखी और जानलेवा नजरों से एक साथ ये चेन को घूरते हैं। वो सब एक सुर में चिल्लाती हैं, तुम्हें क्या चाहिए। जरा सोचिए, एक नाराज औरत को झेलना ही मुश्किल होता है, यहां तो पूरी की पूरी फौज खड़ी होकर सवाल पूछ रही है। ये नज़ारा देखकर हमारे हीरो ये चेन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो डर के मारे उस छोटी सी लड़की लान डुओडुओ से भी चिपक जाता है और अपनी आंखों को हाथ से ढकते हुए रोने वाली आवाज में गिड़गिड़ाता है, ओ देवी जी, कृपया अपनी इन दिव्य शक्तियों को वापस समेट लो। तुम्हारा एक ही रूप इतना डरावना है कि मेरी जान निकल जाती है। अब तुम इसे कई गुना बढ़ाकर मुझे हार्ट अटैक देना चाहती हो क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी सेक्रेटरी शांत होती है। हम देखते हैं कि वो सारे क्लोन चमकती हुई रोशनी बनकर वापस उसके असली शरीर में समा जाते हैं और वो वापस एक हो जाती है। अंत में वो पोर्टल के उस पार अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़े ही एटीट्यूड और गुस्से के साथ खड़ी हो जाती है। हम देखते हैं कि सेक्रेटरी गुस्से में अपनी उंगली सीधे ये चेन के सीने पर गड़ा देती है, टच। वो चिढ़कर उसे धक्का देती है और चिल्लाती है, अरे क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं काम करने के लिए पहले ही खुद को एक दर्जन टुकड़ों में बांट चुकी हूं। वो उसे फटकारते हुए कहती है, जाओ और अपनी ये मैच मेकिंग यानी शादी ब्याह का चक्कर खुद संभालो। मेरे पास ये सब देखने और तुम्हारा ये प्यार का दिखावा झेलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। यानी वो इतनी व्यस्त है कि उसे रोमांस की बातें सुनकर और भी गुस्सा आ रहा है।
इसके बाद सेक्रेटरी का ध्यान उस पीछे खड़ी डरी सहमी लड़की पर जाता है। वो अपना हाथ उठाकर उसे बुलाती है और बड़े ही अधिकार से उसका नाम लेती है, डुओ डुओ। ये सुनकर लान डुओ डुओ, जो अभी तक चुपचाप तमाशा देख रही थी, और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। वो बेचारी अपने कपड़े को कसकर पकड़ लेती है, अपनी नजरें झुका लेती है और हकलाते हुए बहुत ही धीमी आवाज में जवाब देती है, हेलो। वो इतनी मासूम और घबराई हुई लग रही है जैसे स्कूल की कोई बच्ची प्रिंसिपल के सामने खड़ी हो। कि ये चेन, जिसे अभी अभी डांट पड़ी थी, वो बिल्कुल भी नहीं डरता। वो पूरे अधिकार के साथ सेक्रेटरी के सामने खड़ा हो जाता है और सीधे उसकी तरफ उंगली उठाकर कहता है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी काम है। इस लड़की को समझाओ कि किसी से प्यार करने का मतलब क्या होता है। पास खड़ी लान डुओ डुओ और सेक्रेटरी दोनों ही उसके इस अजीबो-गरीब सवाल से हैरान रह जाती हैं। सेक्रेटरी का चेहरा तो एकदम देखने लायक है। वो इतनी चौंक गई है कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई हैं, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये चेन उससे ऐसा सवाल पूछ रहा है। लेकिन सेक्रेटरी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अगले ही पल वो हकलाते हुए और पसीना पोंछते हुए अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। वो कहती है, तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं किससे पूछूं? वो अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं भी स्कूल में बस एक पढ़ाकू थी, फिर जान बचाने और लड़ने में बिजी हो गई और अब देश को फिर से बनाने में लगी हूं। मैंने आज तक कभी डेट नहीं किया, मुझे खाक पता होगा। यानी वो खुद को अनुभवहीन बताकर बचने की कोशिश कर रही है। तभी ये चेन एक शैतानी मुस्कान के साथ उसका भांडा फोड़ देता है। वो उसके चेहरे के एकदम करीब आ जाता है और उसकी पुरानी पोल खोलते हुए कहता है, मुझे अच्छे से याद है कि जब हम क्रैम स्कूल कोचिंग जाते थे तो तुम चुपके से अपने बैग में रोमांस कॉमिक्स भरकर लाती थीं और हर थोड़े दिन में सेट बदलती थीं। हम बैकग्राउंड में वो सारी रोमांटिक किताबें देख सकते हैं। ये चेन मजे लेते हुए कहता है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता था कि पढ़ाई के बीच में मजे करने के लिए वक्त कैसे चुराना है। कि सेक्रेटरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया है और पसीने की बूंदें टपक रही हैं। वो हकलाते हुए और नजरें चुराते हुए कहती है, तो क्या हुआ? यानी वो मान लेती है कि वो रोमांस कॉमिक्स पढ़ती थी। तभी ये चेन एक शैतानी मुस्कान के साथ उस पर हावी हो जाता है। वो उस पर उंगली उठाते हुए कहता है, भले ही तुम्हारे पास लड़ने का यानी डेटिंग का कोई अनुभव ना हो, लेकिन तुम्हारे पास सैद्धांतिक अनुभव, थियोरेटिकल एक्सपीरियंस तो है ही। उसका मतलब है कि किताबों से पढ़ पढ़कर वो प्यार की थ्योरी में तो एक्सपर्ट हो ही चुकी है। ये सुनकर सेक्रेटरी एकदम पिघल जाती है। वो अपनी उंगली अपने गाल पर रखकर बड़े ही शर्मीले अंदाज में नीचे देखते हुए फुसफुसाती है। लगता है कि अब वो अपने ज्ञान का पिटारा खोलने वाली है। इसके बाद वो प्यार की एक बहुत ही फिल्मी परिभाषा देती है। वो शर्म से लाल होकर कहती है, किसी से प्यार करने का मतलब शायद उसे देखकर घबराहट महसूस करना है, लेकिन जब वो न दिखे तो लगातार उसी के बारे में सोचते रहना है। अंत में ये चेन तुरंत मुड़ता है और अपनी नन्ही स्टूडेंट लान डुओ डुओ को देखता है। वो बड़े ही गंभीर होकर उसे बताता है, सुना तुमने, यही होता है प्यार। यानी जो ज्ञान उसे खुद नहीं पता था वो उसने सेक्रेटरी से उगलवाकर उस भोली लड़की को चिपका दिया। लान डुओ डुओ ये चेन की आंखों में देखते हुए बड़े ही विश्वास के साथ ऐलान करती है, तब तो इसका मतलब है कि मैं पक्का तुमसे प्यार करती हूं। ये सुनते ही ये चेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हकलाते हुए चिल्लाता है, हैं? क्या कहा तुमने? इसके बाद लान डुओ डुओ उस परिभाषा को अपनी लड़ाई से जोड़कर साबित करती है। वो बड़े ही भोलेपन से समझाती है, जब भी मैं तुमसे लड़ती हूं तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हो। तब मुझे बहुत घबराहट, नर्वसनेस होती है कि कहीं मैं तुमसे पिट न जाऊं। और आगे कहती है, और लड़ाई खत्म होने के बाद मैं हमेशा तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूं कि अगली बार तुम्हें कैसे हराना है, ताकि मैं हार न मानूं। यानी उसके हिसाब से घबराहट और लगातार सोचना, यही तो प्यार है। क्या शानदार गलतफहमी है। अंत में ये सब सुनकर पोर्टल के उस पार खड़ी सेक्रेटरी से रहा नहीं जाता। वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है। वो अपना पेट पकड़कर हंस रही है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि इस लड़की ने दुश्मनी को प्यार समझ लिया है। बेचारा ये चेन वहां चुपचाप खड़ा होकर उसे घूर रहा है, जबकि लान डुओ डुओ के सिर पर सवालिया निशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो हंस क्यों रही है। सेक्रेटरी को लान डुओ डुओ की वो अजीब प्यार की परिभाषा सुनकर इतनी जोर से हंसी आती है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वो अपना पेट पकड़कर पागलों की तरह हंस रही है। तभी ये चेन का धैर्य जवाब दे जाता है। वो हड़बड़ाते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, रुको रुको रुको, बस करो, मैं तुम्हारी ये बकवास और नहीं सुन सकता। वो लान डुओ डुओ से कहता है, तुम यहीं इंतजार करो, मैं जरा इससे अकेले में बात करके आता हूं। इसके बाद ये चेन गुस्से में सेक्रेटरी का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से घसीटते हुए ले जाता है।
सेक्रेटरी अभी भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये चेन बिना वक्त बर्बाद किए टेलीपोर्टेशन स्पेल यानी गायब होने वाला जादू इस्तेमाल करता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। बेचारी लान डुओडुओ वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उन्हें गायब होते हुए देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों उसे छोड़कर अचानक कहाँ चले गए। अचानक दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि ये चेन उस सेक्रेटरी को लेकर सीधे शहर की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत की छत पर पहुंच गया है। इतनी ऊंचाई पर अचानक पहुंचने से सेक्रेटरी घबरा जाती है और चिल्लाती है, तुम ये क्या कर रहे हो? हवा के तेज झोंके चल रहे हैं और वो दोनों अब दुनिया से दूर उस ऊंची छत के किनारे खड़े हैं। यहां हम देखते हैं कि सेक्रेटरी छत के किनारे बड़े ही बेफिक्र और नखरे वाले अंदाज में खड़ी है, जबकि ये चेन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसके माथे की नसें तन गई हैं और वो चिल्लाते हुए उससे सवाल करता है, हे, तुम्हें शुरू से पता था कि वो लड़की कौन है ना? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी अपनी सेक्रेटरी ने उसे इतने बड़े खतरे के मुंह में धकेल दिया। तभी सेक्रेटरी अपनी नजरें चुराते हुए एक कड़वा सच बोल देती है। वो बड़े ही प्रैक्टिकल होकर पूछती है, अगर मैंने बता दिया होता तो क्या तुम आते? यानी उसे पता था कि ये चेन उस लड़की का नाम सुनते ही भाग खड़ा होता। यह सुनकर ये चेन का संयम टूट जाता है। वो बच्चों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपने डर का खुलासा करता है, अगर मुझे पता होता कि वो लान डुओडुओ है तो क्या मेरी वहां जाने की हिम्मत भी होती? बेचारा ये चेन, वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, लेकिन उस एक लड़की से इतना डरता है कि उसका नाम सुनते ही उसके पसीने छूट जाते हैं। अब ये चेन को वो भयानक मंजर याद आता है। हम देखते हैं कि उसकी यादों में उसका एक हाथ पूरी तरह गल चुका है और सिर्फ हड्डियां बची हैं जिनमें से हरा जहर टपक रहा है। वहां एक लाल मोहर लगी है जिस पर लिखा है, दर्दनाक यादें, शारीरिक और मानसिक नुकसान का लेवल 9। फिर उसे याद आता है कि कैसे वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उल्टियां कर रहा था, लेकिन उल्टियों में खाना नहीं बल्कि ढेर सारे जिंदा कन खजूरे और कीड़े निकल रहे थे। ये नज़ारा इतना घिनौना है कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। वहां भी खतरे का लेवल 9 था। इसके बाद ये चेन हकीकत में वापस आता है। वो अपनी छाती पर हाथ रखकर दर्द भरे स्वर में कहता है, हालांकि अब मेरा शरीर अमर है और मुझ पर हजारों जहरों का कोई असर नहीं होता, लेकिन उस समय उसने मेरे शरीर और दिमाग की जो तबाही मचाई थी उसे भरने में मुझे पूरी जिंदगी लग जाएगी। यानी डर अब शरीर का नहीं बल्कि उस पुराने ट्रॉमा का है। अंत में हम देखते हैं कि छत पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। ये चेन अपनी उन खौफनाक यादों की वजह से अभी भी सहमा हुआ है और सेक्रेटरी उसे चुपचाप देख रही है। तभी सेक्रेटरी उसके सारे डर और बहानों को नजरअंदाज करते हुए बड़े ही शांत और सीधे अंदाज में एक सवाल पूछती है, क्या वो प्यारी नहीं है? अब हम देखते हैं कि सेक्रेटरी के उस सवाल का जवाब देने के बजाय ये चेन वहां छत के मुंडेर पर उखड़ू बैठ जाता है। वो हवा में एक सिगरेट उछालता है। फिर वो बड़े ही स्टाइल में अपनी उंगली से आग निकालकर उसे जलाता है। वो खुद को बहुत शांत और समझदार दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई गहरा चिंतन कर रहा हो। तभी वो कश लगाते हुए एक बहुत ही पुरानी कहावत बोलता है, माँ सही कहती थी, सुंदर औरतें जहरीली होती हैं। उसका इशारा साफ है, वो लड़की सुंदर तो है, लेकिन वो सचमुच में जहर की रानी है, इसलिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। यह सुनकर सेक्रेटरी का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसकी उंगली अपनी तरफ करती है और उसके माथे पर जोर से मारते हुए उसे हकीकत का आईना दिखाती है। वो उसे फटकारते हुए कहती है, बकवास बंद करो। अगर ये 10 साल पहले की बात होती तो एक ऐसी प्यारी और शरीफ लड़की जो तुमसे पूरे 10 साल छोटी है। आगे वो उसे पुराने जमाने की डेटिंग मार्केट की याद दिलाती है। वो कहती है, बिना 10 लाख के शगुन, शहर के बीचों बीच एक बड़े आलीशान फ्लैट और एक 10 लाख की लग्जरी कार के बिना तुम ऐसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लायक भी नहीं होते। वो उसे ताना मारते हुए कहती है, और अब जब तुम्हें ये सब मुफ्त में मिल रहा है तो तुम नखरे दिखा रहे हो। यानी सेक्रेटरी उसे समझा रही है कि बेटा लॉटरी लगी है, चुपचाप मान जाओ। सेक्रेटरी की बातें सुनकर ये चेन को दाल में कुछ काला नजर आता है। अब हम देखते हैं कि ये चेन, जो अभी भी मुंडेर पर बैठा सिगरेट पी रहा है, अपनी सेक्रेटरी की तरफ शक भरी नजरों से देखता है। वो सीधे उससे पूछता है, अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जबरदस्ती हम दोनों की जोड़ी बनवाकर हमारा वंश आगे बढ़ाना चाहती हो? वो उंगली उठाते हुए कहता है, तुम पक्का मुझसे कुछ और भी छिपा रही हो। उसे यकीन हो गया है कि ये सिर्फ एक ब्लाइंड डेट नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा राज है। तभी ये चेन का चेहरा एकदम गंभीर और डरावना हो जाता है। वो उसे चेतावनी देते हुए कहता है, अगर तुम अपनी जुबान से नहीं बताओगी तो मैं सीधे तुम्हारे दिमाग के अंदर झांककर खुद ही सच देख लूंगा। इसके तुरंत बाद एक्शन शुरू होता है। ये चेन की एक आंख सुनहरी रोशनी से चमकने लगती है और वहां लिखा आता है, टेलीपैथी।
यानी उसने सच जानने के लिए अपनी मन पढ़ने वाली शक्ति शुरू कर दी है। ये देखते ही सेक्रेटरी के होश उड़ जाते हैं। अंत में हम देखते हैं कि वो शर्म और घबराहट से पूरी तरह लाल हो गई है। वो अपने हाथों से खुद को क्रॉस करके ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे अपनी इज्जत बचा रही हो और चिल्लाती है, अगर तुमने मेरी प्राइवेसी या निजी बातों में ताक झांक करने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसे मिशन के राज खुलने का डर नहीं है, बल्कि डर इस बात का है कि कहीं ये चेन उसके दिल के वो राज न जान ले जो वो किसी को नहीं बताना चाहती। अब हम देखते हैं कि ये चेन बच्चों की तरह उस पर उंगली तानकर चिल्लाता है, तो फिर मुझे अभी के अभी एक वाजिब वजह बताओ। वो जिद पर अड़ गया है कि उसे जानना ही है कि आखिर इस जबरदस्ती की डेट के पीछे का असली राज क्या है। इसके बाद दोनों छत के किनारे पर शांति से बैठ जाते हैं। माहौल में अचानक एक अजीब सी खामोशी और गंभीरता छा जाती है। तभी सेक्रेटरी की आंखों में एक गहरा दर्द दिखाई देता है। वो अपने बालों को कान के पीछे करते हुए बहुत ही उदास होकर कहती है, अगर। फिर वो उस भयानक सच का खुलासा करती है जिसे सुनकर आपका दिल भी पसीज जाएगा। वो बताती है, अगर ये ब्लाइंड डेट फेल हो गई, यानी अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो उस बेचारी लड़की के लिए इस पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं बचेगी। अब हम देखते हैं कि सेक्रेटरी की आंखों में गहरी उदासी है। उसकी बात सुनकर ये चेन, जो मुंह में सिगरेट दबाए बैठा था, इतना हैरान होता है कि वो बस उसे देखता ही रह जाता है। वो चिल्लाता है, क्या? उसे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी खतरनाक और शक्तिशाली विलेन बेचारी और लाचार कैसे हो सकती है। इसके बाद सेक्रेटरी वहां छत के किनारे बैठकर उसे पुरानी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है, जब स्वर्ग और पृथ्वी में बदलाव आया तो तरह तरह के मंत्र और दैवीय शक्तियां अचानक सामने आ गईं और इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में फैल गईं। यानी जादू टोना अब पुरानी किताबों में नहीं बल्कि वाईफाई की स्पीड से फैल रहा था। फिर हम देखते हैं कि ये नई दुनिया कितनी हाईटेक हो गई है। कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर कल्टीवेशन मॉल्स यानी शक्तियां खरीदने वाली ऑनलाइन दुकानें खुल गईं। हम देखते हैं कि स्क्रीन पर तरह तरह के जादुई आइटम और कोर्सेज बिक रहे हैं, बिल्कुल किसी शॉपिंग ऐप की तरह। लेकिन इसका नतीजा बहुत भयानक निकला। सेक्रेटरी बताती है कि सभी गुटों ने अपने अपने इलाके बना लिए। सबसे पहले दक्षिण पूर्व के शी परिवार ने शुरुआत की और उन्होंने पहला मानव हथियार विकसित किया, हानबा ज़ॉम्बी किंग। अंत में हम उस खौफनाक राक्षस को देखते हैं जो किसी बुरे सपने जैसा दिखता है, विशाल, काला, नुकीले पंजे और बेहद डरावना। ये दुनिया का पहला इंसान से बना हुआ हथियार था। कि सेक्रेटरी उन दिनों के खौफनाक सच को बयां करती है। वो बताती है, जिन गुटों के पास संसाधन और ताकत थी, उन्होंने अपनी रक्षा और हमले के लिए अपने खुद के विनाशकारी इंसानी हथियार, ह्यूमनॉइड वेपन्स बनाना शुरू कर दिया ताकि दूसरों पर अपना दबदबा बनाए रख सकें। हम तस्वीरों में देखते हैं कि कैसे भयानक और शैतानी रूप वाली औरतों और योद्धाओं को तैयार किया गया, जिनके सिर पर सींग और आंखों में नीली चमक थी। वो आगे बताती है, इसी के बाद ह्यूमन वेपन रैंकिंग यानी इन इंसानी हथियारों की ताकत की लिस्ट वजूद में आई। इसके बाद कहानी एक मासूम बच्ची की तरफ मुड़ती है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। सेक्रेटरी ये चेन को बताती है, उस समय लान डुओ सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल की दूसरी कक्षा 2nd ग्रेड की छात्रा थी। हम उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को एक अंधेरे कमरे में स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा देखते हैं। सेक्रेटरी बताती है, उसे और उसके जैसे कई बच्चों को ब्लैक मियाओ की बड़ी चुड़ैल ने 10,000 जहर वाली विधि सीखने के लिए कैद कर लिया था। फिर हम उस भयानक रस्म को देखते हैं जिसे एजीयू कहा जाता है। अंधेरे तहखाने में कई छोटी बच्चियों की आंखों पर पट्टी बांधकर खड़ा किया गया है और उनके सामने एक विशाल राक्षस की मूर्ति है। अगले ही पल हम देखते हैं कि मुखौटा पहने हुए 2 आदमी एक बड़े से मटके का ढक्कन बंद कर रहे हैं और उस मटके के अंदर वो नन्ही लान डुओ डरी हुई बैठी है। वो मटका खाली नहीं है बल्कि उसके अंदर जहरीले सांप, कनखजूरे और बिच्छू भरे पड़े हैं। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची को जिंदा जहरीले कीड़ों के साथ बंद कर दिया गया ताकि वो उनसे लड़कर और भी जहरीली बन सके। अंत में एक बहुत ही दर्दनाक नजारा सामने आता है। हम देखते हैं कि उस टूटे हुए मटके के अंदर लान डुओ अपने घुटनों को पकड़कर सहमी हुई बैठी है। उसके आसपास हड्डियों और कंकालों का ढेर लगा है। सेक्रेटरी बताती है, अंत में सिर्फ लान डुओ ही जिंदा बची। यानी वो कोई विलेन नहीं है बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसे जिंदा रहने के लिए बचपन में ही नर्क से गुजरना पड़ा। दोस्तों, ये चेन अपनी सेक्रेटरी की बात सुनकर थोड़ा भड़क जाता है और उसे अपनी मेहनत याद दिलाता है। अब वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या उस वक्त हम भी बुरी हालत में नहीं थे? मैंने भी तो सब कुछ दांव पर लगा दिया था, एक जुआरी की तरह अपनी जान जोखिम में डाली और मौत के साथ बार बार आंख मिचोली खेली। तब जाकर मुझे ये हीरो वाली शक्ति मिली और मैं इस जंग को रोकने वाला सहारा बन पाया। फिर वो छत के किनारे बैठकर हैरानी से पूछता है, लेकिन इन सब बातों का इससे क्या लेना देना कि अब लान डुओ के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं बची?
उसे अब भी समझ नहीं आ रहा कि उसकी और लान डुओडुओ की स्थिति में इतना फर्क क्यों है। तभी सेक्रेटरी उसे असलियत दिखाने के लिए नीचे चमकते हुए शहर की तरफ इशारा करती है। वो उसे समझाती है, अब जब दुनिया में शांति हो गई है तो तुम वो मजबूत लंगर हो जिसने सबको थामे रखा, इसलिए 9 राज्यों के लोग सिर्फ तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुम्हें भगवान की तरह पूजते हैं। इसके बाद वो एक कड़वे सवाल के साथ उसकी तरफ मुड़ती है, लेकिन उसका क्या? आखिरकार सेक्रेटरी उस डरावने सच का खुलासा करती है। हम देखते हैं कि लोगों की नजरों में लान डुओडुओ कोई मासूम लड़की नहीं, बल्कि एक विशाल और खौफनाक राक्षस है जिसका चेहरा देखकर ही रूह कांप जाए। सेक्रेटरी बताती है, 10,000 जहर वाली संत की डरावनी शोहरत आसमान के नीचे हर कोई जानता है। भला कौन ऐसा इंसान होगा जो एक चलते फिरते जहर के गोदाम यानी मौत के सामान के पास रहने की हिम्मत करेगा? तस्वीर में हम देखते हैं कि कैसे उसकी परछाई मात्र से ही लोग डर के मारे भाग रहे हैं। यही वजह है कि शांति होने के बावजूद कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं है। सेक्रेटरी की बात अब सच साबित होती दिखाई दे रही है कि कैसे दुनिया ने इस लड़की को ठुकरा दिया है। अब हम देखते हैं कि लान डुओडुओ एक पार्क में अकेली खड़ी है, उसका चेहरा उदास है और वो अपनी ही परछाई को देख रही है। तभी एक छोटी सी प्यारी बच्ची खिलखिलाते हुए उसके पास आती है। वो बच्ची दुनिया के डर से अनजान है और बड़े प्यार से अपनी पसंदीदा गुड़िया लान डुओडुओ को देने के लिए आगे बढ़ाती है। लान डुओडुओ की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई तो है जो उससे नफरत नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो खुश होकर उस गुड़िया को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, एक झटके में सब खत्म हो जाता है। अचानक हम देखते हैं कि उस बच्ची का पिता दौड़कर आता है और उसे जोर से पीछे खींच लेता है। बेचारी गुड़िया लान डुओडुओ के हाथों में आने के बजाय जमीन पर गिर जाती है। वो आदमी अपनी बच्ची को लान डुओडुओ से ऐसे दूर कर रहा है जैसे वो कोई छूत की बीमारी हो। इसके बाद वो पिता अपनी बच्ची को गोद में उठाकर वहां से भाग खड़ा होता है। वो जाते जाते पीछे मुड़कर लान डुओडुओ को घूरता है, मानो कह रहा हो कि मेरी बच्ची से दूर रहो। लान डुओडुओ बस खामोशी से उन्हें जाते हुए देखती रहती है। फिर हम उसके चेहरे के भाव बदलते हुए देखते हैं। पहले वो हैरान होती है और फिर उसकी आंखों में एक गहरा सूनापन छा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके लिए खुशियां नहीं बनी हैं। अब वो एकदम अकेली रह गई है। उस खाली जगह में सिर्फ वो और उसकी उदासी बची है। अंत में हम वापस छत पर आते हैं जहां ये चेन सिगरेट पी रहा है। लान डुओडुओ का ये दर्दनाक अतीत सुनकर वो एकदम शांत हो गया है और गहरी सोच में पड़ गया है। यहां हम देखते हैं कि ये चेन सिगरेट मुंह में लिए हुए बड़े ही गंभीर होकर सेक्रेटरी से पूछता है, तो क्या तुम भी मुझसे डरती हो? वो ये जानना चाहता है कि क्या उसकी असीमित ताकत की वजह से उसके अपने भी उससे डरने लगे हैं। सेक्रेटरी उसे बड़े ध्यान से देखती है। वो थोड़ी हैरान है, लेकिन उसकी आंखों में डर बिल्कुल नहीं, बल्कि एक अलग सी नरमी है। ये चेन थोड़ा उदास होकर नजरें घुमा लेता है, लेकिन अगले ही पल रोमांस का सीन एक्शन में बदल जाता है। सेक्रेटरी भावुक होने के बजाय उसे जोर से पीठ पर एक जोरदार धप्पा मारती है। ये चेन धक्के से आगे की तरफ झुक जाता है। वो गुस्से में लेकिन मजाकिया अंदाज में चिल्लाती है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इसलिए कि तुम अभी अजेय इनविंसिबल हो तो क्या हमेशा रहोगे? यानी वो उसे याद दिला रही है कि हवा में मत उड़ो। इसके बाद वो अपनी पुरानी टॉपर वाली अकड़ दिखाती है। वो कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है और ये चेन को डांटते हुए कहती है, मुझे बताओ, आज तक यूनिट टेस्ट और एग्जाम में तुमने मुझे कब हराया है? बस किस्मत से एक बार आगे क्या निकल गए, अब मेरे सामने ये दुखी आत्मा बनने का नाटक कर रहे हो? वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंज करती है, लिख के ले लो, मैं बहुत जल्द तुम्हारी बराबरी कर लूंगी। अंत में ये चेन की पुरानी शैतानी मुस्कान वापस आ जाती है। वो वहां किनारे पर बैठकर अपने सिर के पीछे हाथ रखते हुए बड़ी खुशी और सुकून से कहता है, ठीक है, मैं समझ गया बाबा, अब तुम वापस जाओ, इसे मैं संभाल लूंगा। उसके चेहरे पर अब वो टेंशन नहीं, बल्कि एक सुकून है कि कोई तो है जो उसे अभी भी वही पुराना दोस्त समझता है और उसे चुनौती देने की हिम्मत रखता है। यहां हम देखते हैं कि सेक्रेटरी जाने से पहले पीछे मुड़ती है और शक भरी नजरों से उससे पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? ये चेन बिना कुछ बोले उसकी तरफ बढ़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सेक्रेटरी हैरान होकर उसे देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये अचानक उसके चेहरे के पास हाथ क्यों ला रहा है। तभी ये चेन एक शैतानी मुस्कान के साथ अपनी उंगलियों से एक चुटकी बजाता है। अचानक सेक्रेटरी के पीछे हवा में एक पोर्टल खुल जाता है। वो संभल पाती उससे पहले ही वो अपना संतुलन खो बैठती है और पीछे की तरफ उस जादुई दरवाजे में गिर जाती है। अगले ही पल जादुई सफर खत्म होता है और वो सीधे अपने ऑफिस में पहुंच जाती है। लेकिन उसकी लैंडिंग बिल्कुल भी हीरो वाली नहीं होती। वो धड़ाम से अपनी कुर्सी पर गिरती है, उसके पैर हवा में होते हैं और वो पूरी तरह बिखर जाती है। बेचारी की सारी कूल इमेज और एटीट्यूड एक सेकंड में कचरा हो गया। अंत में वो गुस्से में कुर्सी पर संभलती है और चिल्लाती है, अरे तुम,
वो उस बंद होते हुए नीले पोर्टल को गाली देने ही वाली थी कि तभी वो अचानक चुप हो जाती है। उसका चेहरा एकदम गंभीर और शांत हो जाता है। शायद उसे एहसास हो गया है कि ये चेन ने उसे वहां से जबरदस्ती इसलिए भेजा ताकि वो उस अकेली लड़की लान डुओडुओ की जिम्मेदारी अब खुद अपने तरीके से निभा सके। सेक्रेटरी को वापस भेजने के बाद अब ये चेन उस गगनचुंबी इमारत की मुंडेर पर बिल्कुल अकेला खड़ा है। वो नीचे फैले उस विशाल शहर और आसमान में चमकते हुए जादुई सुरक्षा चक्र को निहार रहा है। ठंडी हवाओं के बीच वो एक गहरी और भारी सांस लेता है। ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान होने के बोझ और अकेलेपन को महसूस कर रहा है। तभी कैमरा उसके चेहरे के करीब आता है और हमें उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई देती है। वो अपने मन में एक बहुत बड़ा फैसला कर लेता है। वो खुद से कहता है, शिखर पर हमेशा अकेलापन होता है। ये कोई हीरो वाली स्क्रिप्ट नहीं है और मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि छत पर फैसला लेने के बाद ये चेन एक पल की भी देरी नहीं करता। वो सीधे उस गगनचुंबी इमारत से नीचे छलांग लगा देता है। हवा को चीरते हुए वो बिजली की रफ्तार से नीचे आता है और अगले ही पल वो वापस उसी दुकान के अंदर प्रकट होता है जहां वो लान डुओडुओ को छोड़कर गया था। वो देखता है कि लान डुओडुओ अभी भी बिल्कुल वैसे ही खड़ी है, मानो वो कोई मूर्ति हो। वहां पहुंचकर ये चेन थोड़ा हैरान होता है और अपना सिर खुजाते हुए उससे पूछता है, इतना लंबा समय बीत गया, क्या तुम तब से बस यहीं खड़ी हो? उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतनी देर तक बिना हिले डुले खड़ा रह सकता है। तभी लान डुओडुओ बड़े ही भोलेपन और आज्ञाकारी अंदाज में जवाब देती है, बड़ी डायन ने मुझे कहा था कि मुझे हर चीज के लिए तुम्हारी बात माननी है और तुम ही तो वो थे जिसने मुझे यहां रुकने और इंतजार करने के लिए कहा था। ये सुनकर ये चेन के पसीने छूट जाते हैं। वो शर्मिंदा होकर हकलाते हुए कहता है। उसे अब जाकर एहसास होता है कि ये लड़की कितनी सीधी है और उसके हर एक शब्द को पत्थर की लकीर मानती है। उसने इतनी देर तक अपनी जगह से हिलने की भी कोशिश नहीं की। जब उसने देखा कि ये लड़की तो बस एक पुतला है जो बिना हुक्म के हिल भी नहीं सकती, तो उसका दिल बैठ जाता है। अब वो अपना चेहरा अपने हाथ से ढक लेता है और एक गहरी और दुखी सांस लेता है। वो मन ही मन सोचता है, इस बेचारी को बचपन से इतनी क्रूरता और बेरहमी से ट्रेन किया गया है कि ये इंसान कम और एक हुक्म मानने वाली मशीन ज्यादा बन गई है। इसकी खुद की सोचने समझने की शक्ति को तो बचपन में ही मार दिया गया था। ये चेन को समझ आ जाता है कि ये कोई विलेन नहीं बल्कि हालात की मारी हुई एक गुड़िया है। फिर वो उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह महसूस कराने के लिए पहला कदम उठाता है। वो सामने वाली सीट की तरफ उंगली करके बड़े ही प्यार और अधिकार से कहता है, यहां बैठो। लान डुओडुओ, जो सिर्फ हुक्म मानना जानती है, तुरंत उसकी बात मानकर वहां चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे हैं। आसपास कोई नहीं है, बस एक अजीब सी शांति है। तभी ये चेन उस शांति को तोड़ता है और एक बहुत ही खतरनाक बात शुरू करता है। वो लैन डुओडुओ की आंखों में देखते हुए कहता है, हम दोनों को पुराने जान पहचान वाले कहना गलत नहीं होगा। आगे वो उनके खूनी इतिहास को याद दिलाता है। वो कहता है, तुमने मुझे वो खतरनाक जहर दिया था जिसने मुझे बुरी तरह बीमार और मानसिक रूप से सुन्न कर दिया था, और बदले में मैंने तुम्हें इतना पीटा था कि तुम पूरे आधे साल तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। अंत में वो एक गहरा सवाल पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि इस सब का क्या मतलब है? यानी इतनी दुश्मनी के बाद अब ये डेट कैसे हो सकती है? अब हम देखते हैं कि लान डुओडुओ बड़े ही भोलेपन से उसकी तरफ देखती है और पूछती है, क्या इसका मतलब ये है कि हम शादी कर सकते हैं? यानी उसके दिमाग में अभी भी बस शादी ही चल रही है। ये सुनकर ये चेन अपना माथा पीट लेता है। वो शर्मिंदा होकर अपना चेहरा छुपाते हुए चिल्लाता है, अरे बस करो, हर वक्त शादी के बारे में सोचना बंद करो। वो उसे समझाते हुए कहता है, मेरा मतलब ये था कि भले ही हम एक दूसरे की शक्ल अब देख रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को अपने माता पिता से भी ज्यादा गहराई से जानते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे का सबसे दर्दनाक रूप देखा है। इसके बाद ये चेन अपनी घबराहट छुपाने के लिए पानी पीने लगता है, लेकिन लान डुओडुओ की बातें खत्म नहीं होती। वो बड़े उत्साह के साथ मुट्ठी बांधकर एक और धमाकेदार सवाल पूछती है, तो क्या तुम शादी के तुरंत बाद पिता बनना चाहते हो? फिर वो बच्चे पैदा करने का अपना अजीबोगरीब ज्ञान झाड़ती है, जिसे सुनकर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। वो कहती है, एक बार हमारी शादी हो जाए तो हम फोन का रिचार्ज करवाएंगे और हमें उसके साथ एक बच्चा मुफ्त मिल जाएगा, या अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो हम कचरे के डिब्बे से भी एक बच्चा उठा सकते हैं। सोचिए दोस्तों, ये लड़की दुनिया की सबसे खतरनाक विष कन्या है जिससे पूरी दुनिया कांपती है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि बच्चे असल में कैसे होते हैं। उसे लगता है कि बच्चे फोन रिचार्ज के साथ गिफ्ट में मिलते हैं। लान डुओडुओ की वो अजीबोगरीब बात सुनकर कि बच्चे फोन रिचार्ज से मिलते हैं, ये चेन का दिमाग सुन्न हो जाता है और तभी एक बहुत ही फनी हादसा होता है।
अचानक हम देखते हैं कि ये चेन जो पानी पी रहा था उसे इतना तगड़ा झटका लगता है कि वो मुंह का सारा पानी फव्वारे की तरह बाहर थूक देता है। पूह! और निशाना देखिए, वो सारा का सारा पानी सीधे लान डुओडुओ के चेहरे पर जाकर लगता है। बेचारे हीरो का वाटर अटैक सीधे डेट पर ही चल गया। इसके बाद का नज़ारा तो और भी बेमिसाल है। अब हम देखते हैं कि लान डुओडुओ, वो खौफनाक जहर की देवी, अब एक भीगी बिल्ली की तरह बैठी है। उसके चेहरे से, बालों से और कपड़ों से पानी टपक रहा है। वो बिल्कुल हैरान और सुन्न है। उसे समझ ही नहीं आया कि ये बारिश अचानक कहाँ से हो गई। ये देखकर ये चेन बुरी तरह घबरा जाता है। वो हड़बड़ाकर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और एक कपड़ा लेकर उसे पोंछने के लिए आगे बढ़ता है। वो हकलाते हुए माफी मांगता है, माँ मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। सोचिए, उसने अभी अभी अपनी होने वाली पत्नी के मुंह पर कुल्ला कर दिया। क्या शानदार शुरुआत है।